हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनित शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है लीगल सुपरफास्ट, जहां पर हम बात करेंगे लॉ के स्टूडेंट्स को, जुडिशरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को, खासकर बेयर एक्ट पढ़ने में आने वाली दिक्कतों के बारे में बात करेंगे हम। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। यहाँ पर हम, जैसे कि कल मैंने वीडियो बनाया था, कल जो मैंने वीडियो डाला था, उम्मीद है कि आप सबने देखा होगा। अगर यदि नहीं देखा है तो कृपया करके उसे जरूर देखिए। कल वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। उसके आर्टिकल्स और शेड्यूल्स की जो है रेंज हमने पढ़ी थी। 22 पार्ट्स हैं उसके अंदर, 395 आर्टिकल्स हैं टोटल और 12 शेड्यूल हैं। ये कल सारा हमने डिस्कस कर लिया था। आज उससे आगे बढ़ते हुए हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल और उसका पार्ट 1 ये हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज की इस प्रेजेंटेशन को। देखिए मित्रों, कोई भी एक्ट जो होता है, कोई भी एक्ट जो होता है, उसका जो प्रियम्बल होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रस्तावना जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो प्रियम्बल उस पूरे एक्ट का, मैं आपको जो है बड़ी स्क्रीन पर आपसे आकर के बात करता हूँ ताकि मैं आपसे आंखों में आंखें डाल करके आपसे बात कर सकूं। देखिए, जो प्रियम्बल होता है या जो प्रस्तावना होती है वो उस पूरे बेयर एक्ट का क्या ऑब्जेक्ट है, उस लॉ का क्या ऑब्जेक्ट है, क्यों उसे बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, इन सब के बारे में वो बात करता है। मतलब एक तो हम पूरा बड़ा का बड़ा एक्ट पढ़े और एक हम छोटा सा बेयर एक्ट पढ़े ना, प्रियम्बल पढ़े। वो छोटा सा प्रियम्बल, वो छोटी सी प्रस्तावना हमें पूरे एक्ट का एक ऑब्जेक्ट समझा देती है, पूरे लॉ का, पूरे कानून का एक ऑब्जेक्ट समझा देती है। इसलिए प्रियम्बल को पढ़ना, कोई भी आप बेयर एक्ट पढ़े, कुछ भी, कोई भी लॉ का, आईपीसी का हो, सीआरपीसी का हो, एविडेंस का हो, कॉन्स्टिट्यूशन का, तो पढ़ना ही पढ़ना है, जरूरी है। कोई भी आप बेयर एक्ट पढ़े, सबसे पहले आप उसका प्रियम्बल अवश्य पढ़ें। तो फिर ज़्यादा देरी न करते हुए हम आज की अपनी इस प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। तो ये रहा सबसे पहले आपके सामने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल, उसकी प्रस्तावना। तो हम इसमें तैयार करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ है। आइए बस अभी शुरू करते हैं। और ये आपके सामने आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमने खोल लिया है। अब इसमें हम प्रियम्बल देखते हैं, प्रियम्बल प्रियम्बल प्रियम्बल, ये इंडेक्स है। अच्छा, कल का जो, अगर आपने जो रेंज अगर यदि नहीं देखी है आर्टिकल्स की, तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि रेंज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए कृपया करके कल की वीडियो को एक बार आप जो है जरूर देखें, ताकि जिससे आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक ओवरव्यू मिले। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्रियम्बल ऑफ इंडिया, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। ये रहा हमारे सामने, क्या कहता है, जरा पढ़ते हैं इसको। देखिए, सबसे पहली बात, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, so we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, कैसा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी। अब उसके बाद आगे लिबर्टी की बात करता है, स्वतंत्रता की बात कर रखी है। लिबर्टी ऑफ थॉट, विचारों की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने की, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, अपने अनुसार किसी पर विश्वास करने, किसी चीज़ पर विश्वास करने की, अपने धर्म के अनुसार किसी भी चीज़ की पूजा करने की, इस सब की स्वतंत्रता हमें देता है। उसके बाद अगला कहते हैं इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की समानता, यानी आपका अवसर की समानता के बारे में बात करता है।
एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व, भाईचारा, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. एक बार दोबारा इसको पढ़ते हैं, दोबारा इसको पढ़िए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। कई बार एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। कई बार प्री के एग्जाम्स में जो है पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, मेन जो सोर्स है वो हमारा है पीपल ऑफ इंडिया। जो प्रियम्बल में जो सबसे पहले लिखा हुआ विद द प्रियम्बल ऑफ इंडिया, यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, किसी का कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई ये जो आपका इसके अंदर विद हम भारत के लोग, यानी हम जो हैं, हम भारत के, हम इंडिया के लोग अपने आप को ही ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। इसके अंदर ये जो हमारा प्रियम्बल है, ये आपको मैं बता दूं, ये यूएसए से लिया गया है। यूएसए का भी प्रियम्बल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रियम्बल जो है सेम लगभग वही जो है शब्दावली हमारे प्रियम्बल में यूज की गई है, हमारी प्रस्तावना में यूज की गई है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि यूएसए से जो है हमने प्रियम्बल कहाँ से लिया है, तो उसका आंसर रहेगा कि प्रियम्बल जो है हमने यूएसए से लिया है। परंतु प्रियम्बल की भावना, प्रियम्बल की जो सेंटीमेंट्स हैं, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। समझ रहे आप भाई, प्रियम्बल की वर्डिंग्स तो जो हमने अमेरिका से ली है, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, और जो उसकी सेंटीमेंट्स, जो उसकी भावनाएं हैं, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, इसके अंदर फिर आता है आपका सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे प्रियम्बल में जो है पहले सेक्युलर और सोशलिस्ट, सेक्युलर और ये जो है वर्ड ये नहीं हुआ करते थे। 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, उसमें पहली और अब तक आखिरी बार जो हमारे प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रियम्बल में अमेंडमेंट अब तक कितनी बार हो चुका, तो ध्यान रखिएगा एक ही बार हुआ है, 42nd अमेंडमेंट में। उसमें ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन से? एक तो आपका सोशलिस्ट, सेक्युलर, और उसके बाद अगला क्या कहते हैं आपका ये इंटीग्रिटी। ये दिख रहा है ना आपको इंटीग्रिटी, ये जो इंटीग्रिटी शब्द था, ये 3 शब्द कौन से? सोशलिस्ट, एक बार उस पर मत जाइएगा, मेरी राइटिंग पे मेरा इतना लिखने का इसके ऊपर अभ्यास नहीं है। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। सेक्युलर एंड इंटी बस आप समझ जाइए। ये थोड़ा सा इसमें मुझे लिखने में दिक्कत आ रही है, मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये जो 3 वर्ड्स हैं, ये हमारे 42nd अमेंडमेंट से जोड़े गए थे। इससे पहले जो है हमारे प्रियम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ये 3 शब्द नहीं है। ये आपको जो है इसके अंदर भी दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे, अपना बेरक उठा के देखेंगे, तो नीचे आपको फुटनोट भी मिलेगा उसके अंदर। आप उसमें देखिए, ये ना इसमें क्या कहते हैं, सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की जगह सोवरन सोशलिस्ट, सेकुलर डेमोक्रेटिक, यानी उससे पहले सिर्फ सोवरन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही वर्ड हुआ करते थे, ये बाद में जोड़े गए हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि क्या जो हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि 1973 से पहले केशवानंद भारती में केस का जो है जजमेंट जब आया था 1973 में, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, उससे पहले जो है हमारा प्रियम्बल को जो है कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं माना गया था। एक केस हुआ था, बेरुबारी केस हुआ था 1960 के अंदर। उसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच थी। उसमें
आप देख लीजिएगा एक बार, मेरे को थोड़ा भी ध्यान नहीं आ रहा है। उसके अंदर जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, परंतु केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी बेंच, 13 जजों की बेंच बैठी है। ध्यान रखिएगा, ये अभी तक का सबसे बड़ा फैसला है जिसके अंदर जो है सबसे बड़ी बेंच अभी तक बैठी है। इसके बाद से अभी तक कभी इतनी बड़ी, हालांकि 9 जजेस 7 जजेस की बेंच बैठती रहती है, परंतु 13 जजेस की बेंच अभी तक नहीं बैठी है दोबारा। तो उसके अंदर ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बल्कि पार्ट ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का जो है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी दिया था। उसके अंदर कहा था कि जो हमारा प्रियम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, वो हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और उसके बाद 42nd अमेंडमेंट में फिर इसका जो है, इसमें एक ही बार अभी तक अमेंडमेंट हुआ है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि तीनों वर्ड जोड़े गए हैं। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहली बात कि प्रियम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बल्कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और दूसरा, प्रियम्बल में अब तक कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, तो केवल एक बार अमेंडमेंट हुआ है, जो हमारा 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू हुआ था, वो केवल एक बार अमेंडमेंट हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन कौन से वर्ड जोड़े गए, तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड इसके अंदर जोड़े गए थे। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, अब ये तो हो गया हमारा प्रियम्बल। हमारे से हम कोई पॉलिटिकल स्टूडेंट तो है नहीं कि ज़्यादा कुछ डिटेल में पूछा जाएगा। यूएसए से हमारा लिया गया है ये प्रियम्बल की वर्डिंग्स, और ऑस्ट्रेलिया से इसकी जो है सेंटीमेंट्स ली गई है, इसकी भावनाएं ली गई है। अच्छा, एक और बात इसके अंदर ध्यान रखिएगा, ये जो है हमारा तीन तरह की जो हमारी ये क्या कहते हैं फ्रीडम प्रोवाइड करवाता है, तीन तरह के इसके वो करवाता है। इसके अंदर टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन जस्टिस, न्याय, कितने तरह का जस्टिस प्रोवाइड करवाता है, ध्यान रखिएगा, 3 तरह का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यही सेम बात आपके आर्टिकल 38 के अंदर भी लिखी हुई है। तो इसके बराबर में आपको जहाँ कहीं भी ये दिखे प्रियम्बल के बराबर की, इस लाइन के बराबर में आप लिख लीजिए, रीड विद आर्टिकल 38। अगर आप आर्टिकल 38 जो कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का के अंदर आता है, उसमें आपको ये सेम टू सेम यही वर्डिंग मिलेगी। उसके बाद अगला आता है आपका लिबर्टी ऑफ थॉट, स्वतंत्रता, कौन सी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से राइट प्रोवाइड करता है, थॉट, विचार, एक्सप्रेशन, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्ति की आज़ादी, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, अपने पूजा का और विश्वास का अधिकार, ये हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और अवसर की समानता भी हमें प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या कहते हैं, लास्ट में ये देखिए, ये जो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, ये शब्द, ये लाइन आपसे पूछ ली जाती है, कब ये इनेक्ट हुआ, 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। यानी जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, हमारी संविधान सभा ने, ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही इसको बनाया था, और उसने लिखा है कि भाई 26 नवंबर 1949 को हम इसको अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं। कई बार ये वर्ड भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, अडॉप्ट, इनेक्ट, तो इसलिए आप जो है इनकी ये जो कोशिश कीजिए कि आप पूरा प्रियम्बल जो है याद रखें। आपको से बहुत बड़ा फायदा होगा अगर आपसे जो है मेंस के एग्जाम में पूरा प्रियम्बल भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको प्रियम्बल पूरा का पूरा अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात होगी। वर्ड टू वर्ड याद हो तो एग्जामिनर के माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि हाँ भाई बच्चे को याद है पूरा, उसने सही से बिल्कुल अटेम्प्ट किया है। तो ये हमारा प्रियम्बल था।
अब इस पे ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पार्ट्स पे आते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे हम, जो कि हमारा बात करता है यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में बात करता है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बात करता है। ये रहा पार्ट 1 आपका। ये क्या बोलता है, ये आपका यूनियन एंड टेरिटरीज, संघ और उसकी सीमाएं। हिंदी में अगर उसको बोला जाए तो संघ और उसकी सीमाएं। यूनियन का मतलब होता है संघ और टेरिटरीज का मतलब होता है सीमाएं। उसके बाद अगला क्या कहते हैं कि सबसे पहला इसके अंदर आर्टिकल था नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इंडिया, दैट इज भारत, जो हमारा यूनियन का जो मतलब क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो मेन जो शुरू होता है, वो ध्यान रखिएगा। प्रियम्बल अगर आपको दे रहे, कई बार वर्डिंग दे दी जाती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से शुरू होता है, तो ध्यान रखिए इंडिया दैट इज भारत। कई बार हमारे ये पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को क्या कहा गया, तो इंडिया, ध्यान रखिएगा इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है। इंडिया और भारत इन दो शब्दों का यूज किया हुआ है। हमारे से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भाई हमारे इंडिया के लिए कौन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल प्रेम्बल में ना उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। उसमें ऑप्शन दे देगा आपको हिंदुस्तान, आर्यावर्त, फलाना जिनका जो भी है, फला फला जो भी आपको नाम दे देगा, परंतु ध्यान रखिएगा सिर्फ इंडिया और भारत ही वर्ड यूज किया गया है। बल्कि भारत वर्ड भी केवल आपका जो है आर्टिकल 1 के अंदर यूज किया गया, बाकी इंडिया ही चल रहा है इंग्लिश के अंदर। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, द स्टेट्स एंड क्या कहते हैं शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारा जो है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। ध्यान रखिएगा हमारा देश एक यूनियन है। संघ जो शब्द है हिंदी का, उसको अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो उसके जो इंग्लिश के अंदर उसके इंग्लिश के अंदर जो है आपका उसका दो अर्थ निकलते हैं। संघ, यूनियन को भी संघ बोलते हैं और फेडरेशन को भी संघ बोलते हैं। हमारा देश एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है और अमेरिका एक फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। वो भी एक संघ है लेकिन बट वो एक फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन और फेडरेशन के अंदर क्या अंतर है, केवल एक मोटा सा अंतर याद रखिएगा कि जो यूनियन होता है उसमें से स्टेट्स अपने आप अलग नहीं हो सकती, जबकि फेडरेशन जो होता है जो एक दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में आपसी कॉन्ट्रैक्ट से बना एक संघ होता है, जिसके अंदर से अगर कोई भी स्टेट चाहे तो कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ करके, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ करके उस फेडरेशन से अलग हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा इंडिया एक फेडरेशन नहीं है, ना एक कॉन्फेडरेशन है। इंडिया एक यूनियन है। अगर इसको कहा जाए तो सही अर्थों में इसको कहा जाए तो इंडिया एक अनब्रेकेबल यूनियन है, अनश्वर संघ है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। हम इमोर्टल, जब तक इंडिया चलेगा तब तक चलेगा। कोई ऐसा स्टेट नहीं है, हमारे देश में 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज है। इंडिया का कोई भी पार्ट अपनी मर्जी से इंडिया से अलग नहीं हो सकता। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो हमारा जो शेड्यूल जो दिया हुआ है उसके अंदर स्टेट्स और टेरिटरीज की लिस्ट पूरी दी हुई है कि कितनी इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया के अंदर ध्यान रखिएगा आज की डेट में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। जम्मू एंड कश्मीर अब कोई स्टेट नहीं है, उसका रीऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, वो 2 यूनियन टेरिटरीज में बन चुका है। तो अब जो है 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी लिस्ट आपको फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दी हुई है। उसके बाद अगला क्या कहते हैं कि भाई अब अगला देखो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या शामिल होगा। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, क्या क्या शामिल होगा भाई। सबसे पहली बात तो टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, राज्यों की सीमाएं। भाई भारत की सीमा में क्या क्या शामिल होगा, राज्यों की सीमाएं। राजस्थान की टेरिटरी, हरियाणा की टेरिटरी, वो भी तो इंडिया की पूरी टेरिटरी का ही तो पार्ट है, उनसे ही तो मिलकर बना है। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज,
जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे दिल्ली होगी, चंडीगढ़ होगी, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव होगी, लद्दाख होगी, जम्मू एंड कश्मीर होगी, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार हो गई, इस तरह से जो जितने भी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं वो इसका पार्ट होंगी, जो कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दी हुई है। और सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड, और ऐसी कोई टेरिटरी जिसको इंडिया एक्वायर करता है, जो मतलब इंडिया का भाग नहीं है पर इंडिया उसको एक्वायर करता है, तो उसको वो भी जो है हमारा किसके अंदर आएगा, यूनियन के अंदर आएगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आएगा। उसके बाद अगला क्या कहते हैं आपका आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 जो है आपका रिपील हो चुका, क्या सॉरी आर्टिकल 2 क्या कहता है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। नई स्टेट को अपने देश, किसी नई स्टेट को अपने देश में मिलाना है, अपनी यूनियन अपनी टेरिटरी के अंदर मिलाना है या इस्टेब्लिश करना है, तो उसके बारे में बात करता है। पार्लियामेंट मे बाई लो, ध्यान रखिएगा इसमें वर्ड आया हुआ पार्लियामेंट। ध्यान रखिएगा कि अगर इंडिया की टेरिटरी में कोई भी अगर चेंज करना है, कोई नई स्टेट बनानी है, कोई और कुछ करना है, तो ये सारी पावर पार्लियामेंट के ही हाथ में होती है। पार्लियामेंट ही लॉ बना करके इंडिया की टेरिटरी से किसी मतलब इंडिया किसी भी बार की टेरिटरी को जो इंडिया में इंक्लूड कर सकता है। इंडिया की टेरिटरी, यहाँ तक कि इंडिया की टेरिटरी को भी किसी दूसरे देश को दे सकता है। ध्यान होगा कि आपने अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश के साथ जो हमारा सोमा अमेंडमेंट हुआ था, जो अपने पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट्स जो थी, मेघालय, इनके जो है गांव की अदला बदली हुई थी। ध्यान होगा आपको, कुछ गांव बांग्लादेश को दिए गए थे, कुछ गांव बांग्लादेश के हमें मिले थे। वो सारा कैसे हुआ था? वो पार्लियामेंट ने तो किया था। एक फेमस केस भी है 1960 का, बेरूबारी केस। बेरूबारी नामक की एक जगह थी जो कि आज क्या कहते हैं, जब हमारा रेड क्लिफ लाइन जो बनी थी, इंडिया पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, डिवीजन हुआ था, तो उस टाइम वो पाकिस्तान की टेरिटरी में आई थी वो उसमें, क्योंकि तो आपको पता है कि डिवीजन जब होता है मैप के ऊपर लाइन खींच ली जाती है, एक्चुअल में तो पता नहीं क्या क्या होता है। तो उसके अंदर आई थी, फिर बाद में पाकिस्तान ने क्लेम किया था। फिर उसके बाद जो है पार्लियामेंट ने जो सोचा भी दिया जाए, कैसे दिया जाए कैसे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम इसको मना किया था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं आपका, तो इसी तरह से मतलब आप जो है सीधी सी बात है भाई, कोई भी अगर टेरिटरी इंडिया में एक्वायर करनी है या इंडिया की किसी टेरिटरी को किसी दूसरे देश को देना है, इसका फैसला, या कोई नई स्टेट लेनी है, जो भी इन द सेंस, इसका सारा फैसला पार्लियामेंट करेगी और लॉ बनाकर करेगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद आता है आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 2 है जो है आपका मेनली सिक्किम के बारे में बात करता था, क्योंकि सिक्किम जो 1975 से पहले सिक्किम हमारा हिस्सा नहीं था। इसको एक अमेंडमेंट करके इंडिया में इंक्लूड किया गया था। पहले ये इंडिया की स्टेट नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक प्रोटेक्टरेट स्टेट थी, मतलब भारत इसकी रक्षा कर रहा था दूसरे देशों से, लेकिन इंडिया का प्रॉपरली ये थोड़ा स्टेट नहीं था। उसका डिफेंस भारत का था, जो और भी फॉरेन जो अफेयर्स वगैरह थे वो इंडिया देख रहा था। लेकिन 1975 में हमारी पार्लियामेंट ने 35th अमेंडमेंट करके, पहले ध्यान रखिएगा इसके लिए 2 अमेंडमेंट हुए हैं, 35th अमेंडमेंट करके सिक्किम को अंदर किया था। उसके बाद ये अपना आर्टिकल 2 जोड़ा था, जिसके तहत सिक्किम को इंडिया में मिला गया था। सिक्किम टू बी एसोसिएट स्टेट, ध्यान रखिएगा उसको एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, ठीक है ना, उस टाइम भी उसको एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। उसके बाद 36th अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 2A को खत्म कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, और सिक्किम को एक फुल फ्लैज इंडियन स्टेट बना दिया गया। तो ये आर्टिकल 2A था, जो कि अब रिपील हो चुका है, इसका अब कोई ज़्यादा वो तो है नहीं। अब उसके बाद आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 जो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज। कोई नई स्टेट बनाना, किसी स्टेट के एरिया में अल्ट्रेशन करना, बाउंड्रीज, और किसी स्टेट की बाउंड्रीज में जो है अल्ट्रेशन करना, या किसी स्टेट का नेम चेंज करना। अब इसके बारे में बात करते हैं, तो ये क्या कहता है, अब सुनिएगा इसको। पार्लियामेंट में बाई लॉ, इसमें भी ध्यान रखना पार्लियामेंट में बाई लॉ है। तो कोई भी इंडिया की टेरिटरी में, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, कोई भी चेंज करना हो, कि नई स्टेट बनानी हो, किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो, एरिया वगैरह सब कुछ चेंज करना, कुछ भी करना हो, अपनी इंडिया की कोई टेरिटरी किसी दूसरे देश को देनी हो, सब पार्लियामेंट ही करेगा।
लॉ बना करके करेगा। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट में नहीं करेगी। अगर आपसे कई बार क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में दे दिया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो नहीं, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं होती है, गवर्नमेंट सिर्फ एक पार्लियामेंट का भाग होती है, उसका एक पार्ट होती है। ध्यान रखिएगा, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। अब बताते हैं कि पार्लियामेंट में बाई लॉ नंबर 1 क्या 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 कर सकती है, फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। ठीक है, ध्यान ध्यान रखिएगा, एक स्टेट से जो है दूसरी स्टेट, एक स्टेट से जो है काट करके सेपरेट करके दूसरी नई स्टेट बना सकती है, और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर से, या फिर 2 और 2 से ज़्यादा स्टेटों को जोड़ करके, ठीक है, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एन स्टेट, या फिर किसी अन्य टेरिटरी को किसी स्टेट के किसी पार्ट से जोड़ करके नई स्टेट बना सकती है। यानी नई स्टेट बनाने का क्या क्या तरीका है, या तो आप एग्जिस्टिंग स्टेट की किसी टेरिटरी में से उसको अलग कर दो, जैसे कि आपको पता होगा अभी लेटेस्ट आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना अलग हुआ है 2014 में। क्या हुआ, वो वैसे ही तो हुआ है, उसको पार्लियामेंट ने ही तो किया लॉ बना करके। या फिर दो या दो से ज्यादा स्टेटों को मिला करके कोई नई स्टेट बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है। या फिर जो है किसी टेरिटरी को किसी स्टेट के पार्ट से जोड़ करके नई स्टेट बनाई जा सकती है। कल को अगर कोई कह दे कि दिल्ली को हरियाणा से जोड़ के कोई, या दिल्ली को हरियाणा के किसी गुड़गांव जिले से जोड़ करके एक नई स्टेट बना दी जाए, भाई दिल्ली गुड़गांव स्टेट, बिल्कुल बन सकती है। पार्लियामेंट अगर इसको लॉ बना दे तो ये काम बिल्कुल हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। या फिर किसी स्टेट का इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, अगर किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज करना तो पार्लियामेंट वो भी कर सकती है। डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, जब इंक्रीज कर सकती है तो पार्लियामेंट उसका स्टेट का एरिया घटा भी सकती है। एल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या कहते हैं कि एल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है। अब जैसे आपको पता होगा कि काफ़ी स्टेट्स हैं जो नाम चेंज करवाती है, जैसे वेस्ट बंगाल है, वो अपना नाम चेंज करवाना चाहती है, वो बंग प्रदेश करवाना चाहते हैं, बंग करवाना चाहते हैं वो। उड़ीसा, उड़ीसा पहले आप ध्यान रखिएगा, उड़ीसा पहले आप ORISA ये होता था, अब उसका नया नाम बदल गया। अब क्या होगा, आर की जगह OD हो गया, ODISHA, ओडिशा हो गया, उड़ीसा से बदल कर ओडिशा हो गया। तो ये सब पार्लियामेंट ही करती है, ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए जो है पार्लियामेंट क्या करेगी, अब आपके ध्यान रखिएगा, प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पज शेल बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसके लिए कोई बिल वगैरह नहीं लेके आया जाएगा, एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के अलावा इन चीज़ों के लिए कभी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में कोई बिल नहीं लाया जाता, यानी ठीक है। उसके बाद वे द प्रपोजल कंटेन्ड इन द बिल अफेक्ट द एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ एनी स्टेट, द बिल हैज़ बीन रेफर्ड टू द प्रेसिडेंट। और या फिर कोई मान लिया प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन कब होगी बिल लाने की, जब कोई एरिया वगैरह किसी चीज़ का बाउंड्री, जब वो बिल जो है कुछ ऐसे प्रावधान करता है किसी भी स्टेट का एरिया वगैरह चेंज करने का, उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट बाय द प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ दैट, प्रेसिडेंट के द्वारा वो जो बिल हैज़ बीन रेफर्ड, बिल जो प्रेसिडेंट जो होगा उस बिल को पास करने से पहले जो है अपने क्या कहते हैं संबंधित स्टेट के लेजिस्लेचर को भेजेगा। ठीक है, फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज, जो कि अब आप अपने जिसके अंदर व्यू दो भाई संबंधित, भाई आपने सपोज कीजिए कोई स्टेट से नई स्टेट बनानी है, अब जैसे उड़ीसा से ना क्या नाम अपना आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया, तो राष्ट्रपति साहब ने क्या किया भाई, वो जो बिल था उसको कंसेंट के लिए कहाँ पर भेज दिया, अपने व्यूज़ वगैरह प्रकट करने के लिए आपको आंध्र प्रदेश के पास जो है आंध्र प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर उसको भेज दिया गया। विद इन सच पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड इन द रेफरेंस, उसके बाद उसमें जो है बिल के अंदर ही उस जो बिल वो भेजा जाता है उसके अंदर लिखा जाता है कि आपको इतने दिन के अंदर अंदर इसमें अपने व्यूज़ देने हैं। परंतु याद ध्यान रखिएगा उन व्यूज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ एक बस फॉर्मेलिटी है
कि भैया हम अपना आपका जो है ये आपके अंदर ये चेंज कर रहे हैं, आप अपने व्यू दो। अगर आपने उसमें नेगेटिव व्यू भी दिया, जैसे क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश वाले तो नहीं चाहते थे कि तेलंगाना कोई स्टेट बने, लेकिन फिर भी बन गया, आपके सामने ही है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है कि प्रेसिडेंट जो है स्टेट लेजिस्लेचर को वो बस वो कहते ना कि वो अभी छोटे बच्चों को टॉफी पकड़ा देना, वो वही वाला बात होती है, और कोई बात नहीं होती। वो स्टेट जो है वो छोटा सा बच्चा होता है प्रेसिडेंट के सामने, उसको टॉफी पकड़ा देता है कि ले बेटा तू टॉफी खा, ठीक है, मस्त रहे, बिल्कुल तू चिंता मत कर, ये सारा कुछ इसके अंदर है, ठीक है। अब उसके अंदर हम बात करते हैं आगे। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि स्टेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, स्टेट के अंदर यूनियन टेरिटरीज वगैरह सब कुछ आएगा इसके अंदर, ठीक है। as may be necessary to give the provisions of the law and may also contain such supplemental incidental and consequential provisions, ये सारा स्टेट के अंदर ही आता है, जो भी आप इसमें देख लेना, पढ़ लेना। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, ये सबसे मेन बात, no such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment under amendment of this constitution for the purpose of article 368। यानी किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है, किसी नई स्टेट बनानी है, किसी का एरिया बाउंड्री चेंज करनी है, इसके लिए जो लॉ बनाया जाएगा वो ध्यान रखिएगा, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं होगा, उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होगा। आर्टिकल 368 के तहत उसके अंदर कोई प्रक्रिया नहीं होगी। जब आर्टिकल, ये बात इसमें यहाँ पे लिख दी गई है, मतलब वो एक नॉर्मल तरीके से पास होगा, तो वो भी अमेंडमेंट ही है, परंतु वो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं होता। वो एक सिंपल अमेंडमेंट होता है जो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं होता, क्योंकि आर्टिकल 368 में तो जो विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का जो है अनुमोदन, ये सब उसके अंदर दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना, किसी भी नई स्टेट को बनाना, उसके लिए जो अमेंडमेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता है। ये बात आपको आर्टिकल 3 के सब के क्लॉज 2 में दी हुई है, और उसके बराबर में आप लिख भी सकते हैं नोट डाल करके कि ये जो है कोई भी संविधान संशोधन नहीं होता, ठीक है। यार सो आर्टिकल 4 के अंदर ये बात दी हुई है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे गलत कर गया, ठीक है। ये मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, क्या चक्कर है, क्या चक्कर है, ये आपका 4 के अंदर ये हो, मैं आपको थोड़ा बेरक में ही पढ़ देता हूँ, उसके लिए सॉरी, उसके लिए शायद इसके अंदर स्क्रीन में मेरे को दिखाई नहीं दे रहा पूरा, मेरे को अब इसकी सेटिंग कभी नहीं आई है, ध्यान रखिएगा। ये रहा आर्टिकल, आप अगर आपके पास बेरक्ट है तो बेरक्ट जरूर लेके बैठिए, पहली बात तो बेरक्ट है तो उसके अंदर पढ़िए। ये रहा आपका, ये रहा, मैं अगर आपको दिखा पा रहा हूँ, दिख रहा है तो ठीक है, वरना जो आप अपना बेरक्ट अपने साथ रखिए प्लीज़। तो किसी भी लोग अगर पढ़ रहे हैं तो उसका बेरक्ट आपके साथ होना चाहिए। ये आपका कहता है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी आपका जो है अमेंडमेंट होगा, उसके साथ जो फर्स्ट शेड्यूल में, तो उसके साथ जो अमेंडमेंट होगा फोर्थ शेड्यूल में भी अमेंडमेंट होगा। फोर्थ शेड्यूल में किस बात पे क्यों अमेंडमेंट होगा, क्योंकि फोर्थ शेड्यूल के अंदर अलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा में हर स्टेट में कितनी, यूनियन टेरिटरी में कितनी सीट्स होंगी ये दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए कोई भी नई स्टेट बनाएंगे तो राज्यसभा की स्टेट्स जो है, राज्यसभा की जो सीटें हैं उनमें भी तो आपको जो है चेंज करना होगा, अमेंडमेंट करना होगा। जैसे अब सपोज कीजिए आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में सपोज कीजिए पहले अगर 25, मैं ध्यान नहीं है, सपोज कीजिए 25 अगर राज्यसभा की सीट होती होंगी, तो जब 2014 में जब आपका तेलंगाना बना तो कुछ सीटें तेलंगाना के पास गई होंगी, तो उसमें अमेंडमेंट हुआ होगा, वो 24 से 20 हो गई होंगी आंध्र प्रदेश की, और तेलंगाना में 5 मिल गई होंगी, 10 मिल गई होंगी। तो उसके लिए अमेंडमेंट जो है पहले और चौथे शेड्यूल में दोनों में ही साथ साथ अमेंडमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। और उसका जो सब क्लोज 4 का जो क्लोज 2 है वो ये बात कहता है कि ये जो अमेंडमेंट होगा, जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो ये अमेंडमेंट होगा, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा।
ये आर्टिकल 368 के तहत कोई संविधान संशोधन नहीं होगा। ये बस इतनी सी बात कहता है और कोई इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। तो समझे आप, पार्ट 1 जो हमारे यूनियन के बारे में बात करता है, उसकी टेरिटरीज के बारे में बात करता है। इसका आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो कि इंडिया है वो एक राज्यों का संघ होगा, ये बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 2 क्या कहता है कि पार्लियामेंट जो है अपनी कोई भी टेरिटरी जो है एडमिट कर सकती है, नई स्टेट इस्टेब्लिश कर सकती है। उसके बाद अगला क्या कहते हैं आपका 2A जो है सिक्किम का प्रोविजन करता था, वो जो है रिपील हो चुका है। आर्टिकल 3 क्या कहता है, पार्लियामेंट लॉ बना करके कोई भी नई स्टेट बना सकती है, किसी स्टेट में से किसी स्टेट को अलग कर सकती है, ठीक है, 2-3 स्टेट्स में जोड़ करके नई स्टेट बना सकती है, किसी स्टेट का नेम चेंज कर सकती है, उसका एरिया उसकी बाउंड्री चेंज कर सकती है, ये सारा कुछ है। और आर्टिकल 4 क्या कहता है कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत कोई भी अमेंडमेंट होगा तो उसमें उसके साथ साथ फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट माना जाएगा। और ये अमेंडमेंट जो होगा वो आर्टिकल 368 के तहत कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा। बस यही हमारा पार्ट 1 ये कहता है। आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो कृपया करके इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आपको अगले आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। आपके कमेंट्स का तहे दिल से स्वागत रहेगा। तो आज की क्लास, आज का जो प्रेजेंटेशन है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिएगा, अपने साथी को, अपने दोस्त को आज्ञा दीजिएगा। अंत में इतना ही कहूँगा कि माता पिता का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्यार करें, संविधान और स्वतंत्रता के मूल्यों और आदर्शों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, कोविड जैसी महामारी के खिलाफ लड़ने में सरकार की और प्रशासन की मदद करें। जब तक जरूरी ना हो घरों से ना निकले। टीकाकरण अगर नहीं करवाए, वैक्सीनेशन अगर नहीं करवाया है तो समय पर अपना वैक्सीनेशन करवा लें। बस इसी के साथ फिर आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।